हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपके 11th क्लास का, जो 4 नंबर चैप्टर चल रहा था, प्राणी जगत के बारे में हम पढ़ रहे थे। और जो नॉन कोऑर्डिनेट्स फाइलम थे वो हमने पहले पढ़ चुके थे। और पिछली क्लास के अंदर हमने कोऑर्डिनेटा फाइलम को, कशेरुकियों को स्टार्ट किया था। तो ये जो आपके अध्याय नंबर 4 है, प्राणी जगत के बारे में स्टडी कर रहे थे हम, एनिमल किंगडम। तो देखिए, कोर डेटा के अंदर हमने अलग अलग भाग बांट लिए थे, जबड़े युक्त, जबड़े रहित। और जबड़े युक्त के अंदर हमने पढ़ लिए थे साइक्लोस्टोमेटा, मछली के जैसे जीव होते हैं जिनके मुंह में जबड़े नहीं पाए जाते हैं, तो उनका जो मुख होता है वो गोलाकार होता है, चूसक प्रकृति का होता है। तो वो हमने सब साइक्लोस्टोमेटा के अंदर पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो नेथोस्टोमेटा है, यानी जबड़े युक्त वाले प्राणी। और जबड़े युक्त वाले प्राणियों के अंदर हमने फिर उनको दो भागों में बांटा था। एक तो थी कौन, आपके सारी मछलियां, जिसमें दो प्रकार की होती है। एक तो वो मछलियां जिनका शरीर उपास्थियों से बना होता है, उनको कॉन्ड्रिक्थीज बोला जाता है। और दूसरी वे मछलियां जिनका शरीर है वो अस्थियों से बना होता है, उनको ऑस्टिकथीज बोला जाता है। तो वो सब हमने देखा। उसके बाद जो दूसरा प्रकार था वो टेट्रापोडा, वो जंतु जिनके शरीर में 4 पाद पाए जाते हैं, 4 पैर, उनको क्या बोला जाता है, टेट्रापोडा। यानी 2 हाथों की तरह काम करते हैं, 2 पैरों की तरह काम करते हैं, तो उनको रख दिया टेट्रापोडा के अंदर। और टेट्रापोडा के अंदर क्या क्या आएंगे, एक तो आगे के मेंढक प्रजाति यानी एम्फीबिया, सांप प्रजाति यानी रेप्टाइल्स, जो पक्षी, और स्तनधारी यानी मैमल्स। तो वो सब टेट्रापोडा में आते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा वर्ग पढ़ेंगे, पीसीज। पीसीज के अंदर क्या आएगी, मछलियां आएगी। और ये मछलियां भी 2 प्रकार की होती है, ऑस्टिकथीज और दूसरी प्रकार की है कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्टिकथीज के अंदर वे मछलियां जिनमें शरीर अस्थियों से बना हो, वे मछलियां जिनमें शरीर अस्थियों से बना हो क्या कहलाती है, ऑस्टिकथीज। और वे मछलियां जिनमें शरीर उपास्थियों से बना हो, वे मछलियां जिनका शरीर उपास्थि से बना हो, उनको क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रिकथीज बोला जाता है। कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, अस्थि और उपास्थि के बीच में हमारे शरीर में मुख्यतः हड्डियां पाई जाती है, लेकिन कुछ स्थानों पर उपास्थियां पाई जाती है। जो उपास्थियां होती है वो अस्थियों से थोड़ा सा कोमल भाग होता है। जैसे नाक में ये उपास्थि होती है, कान के बाह्य पिन्ना में उपास्थि होती है, कशेरुक दंड की जो कशेरुकाएं जुड़ी रहती है उनके बीच में भी क्या होती है, उपास्थि। तो जिन मछलियों के शरीर में सिर्फ उपास्थियां उनको बोला जाता है कॉन्ड्रिकथीज। और जिन मछलियों के शरीर में अस्थियां हो और साथ में कुछ मात्रा में उपास्थियां हो सकती है, तो ऐसी मछलियों को बोलेंगे ऑस्टिकथीज। फिर इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो हम टेबल बना के पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जो अंतर है वो क्या है कि इनका शरीर अस्थियों से बना होता है और इनका शरीर उपास्थियों से बना होता है। तो नोट कर लीजिए इसको।
तो स्टूडेंट्स अब हम जो ओस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज मछलियां इनको अलग अलग टेबल बना के देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमने परिभाषा में देखा वही इनका अंतर होगा, यानी इनका शरीर कैसा होता है, उपास्थल होता है, जो उपास्थियों से मिलकर बना होता है। और उनका शरीर होगा अस्थिल। फिर देखो इनके अंदर क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र एक संरचना होती है क्लोम छिद्रों को ढकने के लिए, जिसको ओपर्कुलम बोला जाता है। तो कॉन्ड्रिकथीज मछलियों के अंदर क्लोम छिद्र है वो खुले रहते हैं, जोड़ी में नहीं रहते, और उनके ऊपर ओपर्कुलम है वो संरचना नहीं पाई जाती, यानी ये ढके हुए नहीं रहते हैं। क्लोम छिद्र ओपर्कुलम से ढके हुए नहीं रहते। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें निषेचन आंतरिक होता है। पहला पॉइंट है इनका शरीर कैसा होता है, उपास्थल होता है, क्लोम छिद्र होते हैं वो ओपर्कुलम से ढके हुए नहीं होते हैं। तीसरा है इनमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। तो इनका उल्टा होगा, इनके अंदर ओस्टिकथीज यानी इनका शरीर कैसा होता है, अस्थिल होता है, यानी हड्डियों से अस्थियों से बना होता है मुख्य रूप से, शरीर अस्थिल। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अंदर 4 से 6 जोड़ी लगभग क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो ओपर्कुलम से ढके हुए रहते हैं। तो इनमें 4 से 6 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो ओपर्कुलम से ढके हुए रहते हैं। शरीर अस्थिल होता है, इनमें 4 से 6 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं जो किससे ढके हुए रहते हैं, ओपर्कुलम से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने देखा था कि इनके अंदर जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, तो ओस्टिकथीज के अंदर निषेचन होता है वो बाह्य होता है। इनमें निषेचन बाह्य होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट कि जो कॉन्ड्रिकथीज मछलियां होती है, उपास्थल जो मछलियां होती हैं, इनके अंदर तैरने के लिए है वो पंख नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या करता है, लगातार तैरना पड़ता है। ठीक है, तो जो ओस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज है, यानी इनके अंदर तैरने के लिए जो संरचना होती है, जैसे देखिए वायुकोश होता है मुख्य रूप से संरचना, वो क्या करते हैं, इनके शरीर को हल्का बना देते हैं जिससे ये लगातार तैरती रहती है। तो जो कॉन्ड्रिकथीज या उपास्थल मछलियां, इनके अंदर वायुकोश नहीं पाए जाते हैं, तो ये डूबने लगती है, इसलिए इनको लगातार तैरना पड़ता है। जबकि जो ओस्टिकथीज है इनके अंदर वायु का उपस्थित रहता है जिसके कारण ये डूबती नहीं है, तो इनको लगातार तैरने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपनी इच्छा के अनुसार तैरती है। अगर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ये तैरेगी, वरना इन्हें तैरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनमें वायुकोश पाए जाते हैं जिसके कारण ये डूबती नहीं है। लेकिन इन मछलियों के अंदर वायुकोश नहीं होते हैं,
तो अगर ये नहीं तैरेगी, एक जगह स्थिर होगी, तो ये डूब जाएगी। तो ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इनमें ध्यान रखना कि जो कॉन्ड्रिक थीज मछलियां होती है, इनके अंदर वायुकोश नहीं पाए जाते हैं, अतः इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। जबकि ऑस्टिक थीज के अंदर वायुकोश पाए जाते हैं जो इनको डूबने से बचाते हैं। तो हम पॉइंट लिखते हैं नेक्स्ट। इनमें वायुकोश नहीं पाए जाते, अतः ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है। ठीक है। इनमें वायुकोश पाए जाते हैं जो इन्हें डूबने से बचाते हैं। जो इन्हें डूबने से बचाते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस एक बार देखिए। इनका शरीर उपास्थियों से बना होता है, इनका शरीर अस्थियों से बना होता है, इसलिए इनको बोलेंगे उपास्थिल मछलियां, और इनको बोलेंगे अस्थिल मछलियां। इनके अंदर क्लोम छिद्र होता है, वो ओपरकुलम जैसी संरचना से ढके हुए नहीं रहते, अनावृत रहते हैं। जबकि इनके अंदर 4 से 6 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो ओपरकुलम नामक संरचना से ढके हुए रहते हैं। इनमें निषेचन है वो आंतरिक होता है, जबकि इनके अंदर निषेचन बाहरी होता है। इनमें वायुकोश, देखो निषेचन आंतरिक और बाहरी का मतलब क्या है कि जब नर युग्मक को मादा के शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और जब युग्मनज का निर्माण मादा के शरीर के अंदर होता है, तो उसको बोलेंगे आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही किसी के शरीर में से, दोनों ही नर के शरीर से नर युग्मक बाहर स्थानांतरित कर दिया जाता है, और मादा के शरीर से मादा युग्मक बाहर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो वो बाहरी परिवेश के अंदर दोनों मिलकर जब युग्मनज का निर्माण करेंगे तो उसको बोलेंगे बाह्य निषेचन। यानी इनके अंदर पानी के अंदर है वो युग्मक डाल दिए जाते हैं नर और मादा, और वो मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि नर युग्मक को मादा युग्मक के शरीर में डाल दिया जाता है, जहां पर नर और मादा युग्मक मिलकर मादा के शरीर के अंदर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो जब मादा के शरीर में युग्मनज का निर्माण होता है उसे आंतरिक निषेचन बोलते हैं, और जब बाहरी वातावरण के अंदर युग्मनज का निर्माण होता है तो उसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो उपास्थिल मछलियों में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि अस्थिल मछलियों के अंदर बाह्य निषेचन होता है। और ये इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा ये पॉइंट कि इनमें वायुकोश नहीं पाए जाते हैं, तो ये डूबने लगती है, इसलिए इनको डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी मछलियां लगातार तैरती रहती है, या वो क्यों तैरती रहती है, क्योंकि इनमें वायुकोश नहीं पाए जाते हैं। जबकि इनमें वायुकोश पाए जाते हैं तो ये डूबने से इनको बचाते हैं, इसलिए इनको लगातार तैरने की आवश्यकता नहीं होती। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को।
तो स्टूडेंट्स ये हमने ओस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज के कुछ एग्जाम्पल, कुछ पॉइंट्स देखे, कुछ पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो कॉन्ड्रिक थी, जो उपास्थल मछलियां, ये हमने बताया था कि इनके अंदर निषेचन आंतरिक होता है और ओस्टिक थीज के अंदर निषेचन है वो बाह्य होता है। तो भ्रूणक बनता है, युग्मनज बनता है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि ये अंडे देते हैं। यानी जो उपास्थल मछलियां होती है वो जरायुज होती है, ये जरायुज होती है, जबकि ये क्या होती है, अंडज, अंडे देने वाली। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो आपको पता है मछलियों के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। दो जीवों के ऊपर, जंतुओं के ऊपर सल्क पाए जाते हैं, एक तो मछलियां और एक सांप प्रजाति। अभी से आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो। आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन किन जंतुओं के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। तो एक तो मछलियों के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं और एक सांप प्रजाति। आप देखते हो ऊपर खुरदरी खुरदरी टुकड़ों के जैसी जो संरचना होती है उसे सल्क बोला जाता है। तो मछलियों के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं और सांप प्रजाति के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो सल्क होते हैं उनको पट्टाभ सल्क बोलते हैं, जबकि इनके अंदर जो सल्क होते हैं उन्हें टिनोइड या साइक्लोइड सल्क बोला जाता है। तो इनमें पाए जाने वाले सल्क कौन से होते हैं, पट्टाभ सल्क होते हैं। इनमें पाए जाने वाले सल्क उनका नाम है टिनोइड या साइक्लोइड सल्क। ठीक है। और उसके अलावा जो आपको पता है मछलियां होती है वो सभी असमतापी होती है। यानी शरीर का तापमान है वो वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है, जबकि हम मनुष्य है वो समतापी प्राणी। हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। लेकिन इन जीवों के शरीर में गर्मियों में इनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है। तो शरीर का जो तापमान है वो नियत नहीं रहता है, इसलिए इनको बोला जाता है असमतापी। तो मछलियां सारी कैसी होती है, असमतापी। ये दोनों में पॉइंट कॉमन होगा। अभी तक हमने जो पॉइंट पढ़े वो दोनों में अलग अलग था, अंतर था, लेकिन ये दोनों के अंदर क्या होती है, समानता होती है। जो समतापी प्राणी कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्तनधारी, इनके शरीर है वो हमेशा समतापी रहता है। और पक्षियों का भी शरीर है वो समतापी रहता है। सांप प्रजाति है वो भी क्या होते हैं, समतापी होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों होती है। मछलियां होती है वो कैसी होती है, असमतापी होती है, यानी शरीर का तापमान है वो नियत नहीं रहता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेना, स्कोलियोडोन, और इसको सामान्य भाषा में कुत्ता मछली भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से जो स्कोलोडियन या कुत्ता मछली है वो किसका उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना, कुत्ता मछली है वो उपास्थल मछली है, एक प्रकार की शरीर है वो उपास्थि से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसका उदाहरण है एक्सोसीटस, हिपोकैम्पस, काफी एग्जाम्पल है इसके। तो आपको जो आपके नोट्स बुक में एग्जाम्पल दिए हुए वो भी आपको पूरे याद करने हैं। बताना पड़ेगा कि बताइए निम्न में से एक्सोसीटस किसका उदाहरण है, हिपोकैम्पस है वो किसका उदाहरण है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हिपोकैम्पस को घोड़ा मछली भी बोला जाता है। ठीक है। या घोड़ा, इसको उड़ने वाला घोड़ा या समुद्री घोड़ा भी बोला जाता है। हिपोकैम्पस को, स्कोलोडोन को बोला जाता है कुत्ता मछली, इसको बोला जाता है उड़न मछली।
उड़न मछली। हिपोकैम्पस को मुख्यतः बोलते हैं समुद्री घोड़ा। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो इसके बाद हम जो हमने मछली वर्ग पढ़ लिया, यानी जो पिसीज वर्ग था, दोनों प्रकार की मछलियां पढ़ ली, उपास्थल मछलियां और अस्थिल मछलियां। अब हम देखते हैं टेट्रापोडा को पढ़ते हैं, जो सबसे लास्टवां वर्गीकरण का भाग था टेट्रापोडा। उसके अंदर कौन कौन आते हैं? एम्फीबिया यानी मेंढक प्रजाति, रेप्टाइल सांप प्रजाति, पीसीज यानी एवीज यानी पक्षी, और स्तनधारी यानी मैमल्स। तो उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्फीबिया यानी मेंढक प्रजाति। देखिए एम्फी बोला जाता है दो, यानी वो जंतु जो दोनों स्थानों पर रहते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको एम्फीबिया या उभयचर जंतु बोला जाता है, उभयचर प्राणी, यानी जल प्लस थल पर रहने वाले। उसके अलावा आपको पता है लगभग मेंढक प्रजाति आएगी इसके अंदर सारी। तो मेंढक के क्या क्या गुण होते हैं? पहला, एक तो ये असमतापी होते हैं, यानी शरीर का तापमान है वो नियत नहीं रहता है, वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। दूसरा है इनके अंदर निषेचन होता है, वो बाह्य होता है, यानी शरीर से बाहर युग्मनज का निर्माण होता है, निषेचन बाह्य। ये अंडे देते हैं यानी अंडज होते हैं। उसके अलावा देखिए इनके अंदर जो श्वसन होता है वो दो अंगों से होता है, श्वसन फेफड़े से भी होता है और त्वचा से भी होता है। अलग अलग प्रकार के से, क्योंकि ये दो ही स्थानों पर रहते हैं। तो जब ये जल में रहेंगे तो इनमें श्वसन होगा त्वचा के द्वारा, और जब ये थल पर रहेंगे तो श्वसन होगा फेफड़ों के द्वारा। जल में फेफड़ों के द्वारा श्वसन नहीं हो सकता है, क्योंकि फेफड़ा एक वायु का गुब्बारा जैसी संरचना है, और अगर इसके अंदर पानी भर गया तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेंढक प्रजाति है, उभयचर है, इनके अंदर श्वसन है वो दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा भी होता है और त्वचा के द्वारा भी होता है। फेफड़ों के द्वारा कब होगा? फेफड़ों के द्वारा होगा जब ये जल से बाहर रहते हैं यानी थल पर रहते हैं, और त्वचा के द्वारा कब होगा? जब ये जल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ के अंदर क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है, बाकी ज्यादातर में पूंछ है वो नहीं पाई जाते हैं। इसके उदाहरण है बुफो, राना टिग्रीना, ये सब मेंढक की प्रजातियां हैं। सेलामेंडर, ठीक है। तो ये मेंढक प्रजाति के एम्फीबिया के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उभयचर किसे बोला जाता है? एम्फीबिया को या मेंढक प्रजाति को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जल पे भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, तो दो स्थानों पर रहने के कारण ही इनको उभयचर बोला जाता है। ठीक है,
और उसके बाद ये असमतापी होता है, शरीर का टेम्परेचर है वो नियत नहीं रहता है, समय के अनुसार चेंज, वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। निषेचन बाह्य होता है, अंडज देते हैं, अंडज कहलाते हैं। और श्वसन दो संरचनाओं के द्वारा होता है, स्थल पर रहेंगे तो फेफड़ों के द्वारा होगा, और जल में रहेगा तो त्वचा के द्वारा होगा। उसके अलावा इनके अंदर पलक वाले नेत्र पाए जाते हैं, पलक युक्त नेत्र, और कुछ में पूंछ उपस्थित रहती है, कुछ में पूंछ उपस्थित। ठीक है, तो ये एम्फीबिया है, इसका नोट कर लीजिए। तो ये हमारा एम्फीबिया था। एम्फीबिया के बाद हम पढ़ते हैं रेप्टाइल्स। इसमें ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, सल्क मैंने आपको बता दिया, सल्क एक तो मछलियों के अंदर पाए जाते हैं और एक सांप प्रजाति में पाए जाते हैं, तो इनमें सल्क उपस्थित नहीं होंगे। अगला है, हम देखेंगे सरीसृप या रेप्टाइल्स। देखिए रेप्टाइल्स जो शब्द बना है वो रेप्टाइल से बना है, जिसका मतलब है सरकना। तो जो जंतु सरक कर चलते हैं उनको किसके अंदर रखा गया? रेप्टाइल्स के अंदर, यानी सरक कर चलने वाले। और आपको पता है सांप है वो सरक कर चलता है, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब क्या है? सरक कर चलने वाले प्राणी है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? रेप्टाइल्स। इसके अलावा इनके अंदर हृदय होता है, वो कैसा होता है? 3 कक्षों से बना होता है, 3 कक्षों से बना। मेंढक प्रजाति में भी हृदय 3 कक्षों का बना होता है, लेकिन इनका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? मगरमच्छ है वो सांप प्रजाति का, रेप्टाइल्स का होते हुए भी इसके अंदर हृदय है वो 4 कक्षों का बना होता है। अपवाद है, मगरमच्छ में हृदय 4 कक्षों का बना होता है, 4 कक्षों का बना होता है। शरीर का तापमान है वो नियत नहीं रहता है, अर्थात ये असमतापी प्राणी है, ये असमतापी प्राणी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मछलियों के साथ में कि मछली और सांप प्रजाति के त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? सल्क पाए जाते हैं। तो शरीर पर सल्क उपस्थित। लेकिन जो सांप और छिपकली है ये दोनों क्या करते हैं? अपने जो ऊपर के किरेटिन से बने हुए सल्क है उनको थोड़े थोड़े समय से उतारते रहते हैं, जिसको कैंचुल उतारना बोला जाता है। तो ध्यान रखना, सांप और छिपकली है वो कैंचुल के रूप में सल्कों का क्या कर देते हैं? उत्सर्जन करते रहते हैं, शरीर से वो हटाते रहते हैं। तो वो कार्य किसके अंदर होता है? सरीसृपों के अंदर होता है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स को। ठीक है, इसके साथ ही पॉइंट वो नोट कर लेना आप, सरीसृप और छिपकली वाला। सरीसृप तथा छिपकली सल्क को त्वचा से
कैंचुल के रूप में उतारते रहते हैं। ठीक है, कौन कौन? सरीसृप तथा छिपकली। उसके अलावा इनके अंदर निषेचन होता है, वो आंतरिक होता है, और ये अंडे देते हैं, अर्थात ये अंडज होते हैं। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं एवीज वर्ग या पक्षी। पक्षियों का मुख्य गुण क्या है? उड़ने की क्षमता। और किसके कारण उड़ पाते हैं? पंखों के कारण, यानी इनमें पंखों की उपस्थिति के कारण, इनमें पंखों की उपस्थिति के कारण उड़ने की क्षमता होती है। उड़ने की क्षमता होती है। इनकी हड्डियां होती है वो खोखली होती है और वायु कोश युक्त होती है, जिसके कारण वो हल्की हो जाती है और इनमें उड़ने में सहायता करती है। इनमें अस्थियां खोखली तथा वायु कोश युक्त होती है। इनको हम टेट्रापोडा के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी इनके अंदर भी 4 पाते होंगे, लेकिन इनके आगे के जोड़े जो पैर है वो किसके अंदर रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों के अंदर। तो इनमें अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कैसा है? समतापी प्राणी है, शरीर का तापमान है वो नियत रहता है। समतापी प्राणी। देखिए, एक पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि ये जो पक्षियों का मुख्य गुण क्या है? उड़ने की क्षमता। लेकिन अपवाद है इसका, शतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। शतुरमुर्ग, जिसके अंदर उड़ने की क्षमता है वो नहीं पाई जाती, वो इसका क्या है? अपवाद है। ठीक है, तो ये पक्षी इस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा ये अंडज होते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा इनमें पश्चपाद है, वो क्या करते हैं? पश्चपाद में इनके सल्क पाए जाते हैं। पश्चपाद में सल्क उपस्थित, बाकी शरीर पर सल्क नहीं होता है। और इनके जो पश्चपाद होते हैं वो पेड़ों की टहनियों को पकड़ने के लिए चलने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके अलावा इनके पूंछ के अलावा शरीर में और कोई तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती है। इनमें पूंछ में तेल ग्रंथि उपस्थित रहती है। इसके अलावा शरीर में कोई तेल ग्रंथि नहीं होती। नोट कीजिए जल्दी।
और जो सबसे लास्ट आपके पार्ट है वो है स्तनधारी मैमल्स, स्तनधारी। और इनका मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण दो होते हैं स्तनधारियों के, एक तो होता है स्तन ग्रंथि का पाया जाना और दूसरा है शरीर पर रोम या बाल की उपस्थिति। मुख्य लक्षण पहला है स्तन ग्रंथि का पाया जाना, स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, और दूसरा है शरीर पर रोम। देखिए स्तनधारियों के अंदर जो स्तन ग्रंथि होती है वो मादा के अंदर सक्रिय होती है, जिसके द्वारा दूध का निर्माण किया जाता है जो शिशु के पोषण में सहायक होता है, जबकि नर के अंदर ये क्या होती है? निष्क्रिय होती है। तो यहीं पे पॉइंट आप ध्यान रखना, जो स्तन ग्रंथियां होती है वो नर में निष्क्रिय है, जबकि मादा में क्या होती है? सक्रिय। मादा में सक्रिय हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन इनको सक्रिय कर देता है, जबकि नर के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता है, इसलिए इनका सक्रियण है वो नहीं हो पाता है। तो नोट कर लीजिए स्तनधारियों को। उसके अलावा आपको पता ही है ये एक लिंगी होता है, यानी जो लक्षण हम मनुष्यों का है वही है स्तनधारी, क्योंकि हम क्या है? स्तनधारी है, एक लिंगी होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए स्तनधारियों को। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपके जो ये टॉपिक है प्राणी जगत वाला वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।